वेलकम टू स्टडी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है साम्राज्य का निर्माण। ये चैप्टर 14 है हिस्ट्री का, जिसको हम इस वीडियो में कवर अप करने जा रहे हैं। इससे पहले की वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो आप उन्हें जाकर के जरूर देखें। इसके बाद की वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो आप उन्हें भी जाकर जरूर देख सकते हैं। हिस्ट्री के अलावा सिविक्स और जियोग्राफी की वीडियो भी आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो आप उन्हें जाकर के जरूर देखें, ताकि आपका जो सिलेबस है सीटेट पेपर 2 का वो बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। उसके जो कंसेप्ट है, जो चैप्टर है, वो बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा अपने अध्याय की तरफ, जिसका नाम है साम्राज्य का निर्माण, क्रिएशन ऑफ एन एम्परर। मुगल साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप में स्थापित एक प्रमुख इस्लामिक साम्राज्य था। मुगल मध्य एशिया की चगताई तुर्क शाखा के थे। यह साम्राज्य लगभग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप एवं अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। अपने विकास के सर्वोत्कृष्ट समय में इस साम्राज्य का क्षेत्रफल लगभग 4 मिलियन वर्ग किलोमीटर था। यानी इतना बड़ा ये साम्राज्य फैला हुआ था, यानी इतने बड़े क्षेत्र पर यह साम्राज्य जो है फैला हुआ था। वास्तव में मुगल तत्कालीन समय के दो महानतम साम्राज्यों के शासकों के वंशज थे। मातृत्व वंशावली की तरफ से वे चंगेज खां के एवं पितृत्व वंशज की तरफ से वे तैमूर लंग के वंशज थे। यानी कि इनके जो वंशज थे वो दो तरह से जो है डिवाइडेड थे। एक माता की तरफ से में चंगेज खां आते हैं, और दूसरा पिता की तरफ से जहाँ पर तैमूर लंग आते थे, यानी इनके वंशज थे ये। तो देखिए हम पढ़ते हैं आगे इन्हीं के बारे में। मुगल साम्राज्य। भारत में मुगल वंश की स्थापना 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश लोदी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी की पराजय के साथ हुई। इस वंश के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इस वंश का संस्थापक कौन था? जरीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। आपसे यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है कि भाई मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो कौन था वो? बाबर। इस वीडियो के बाद आपको याद हो जाएगा कि बाबर का बेटा कौन है, उसका बेटा कौन है, उसका बेटा कौन है, उसका बेटा कौन है। ये आपको इसी वीडियो में याद हो जाएगा। तो चलिए बाबर से शुरू करते हैं। मुगल वंश के संस्थापक कौन है? बाबर। इन्हीं को माना जाता है। इसने जब 1494 ईस्वी में फरगाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया, तो इसकी आयु क्या थी? 12 वर्ष। केवल 12 वर्ष का था ये व्यक्ति। मंगोलों की दूसरी शाखा उज्बेगों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 ईस्वी में काबुल पर अपना कब्जा कर लिया। बाबर ने 1526 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की प्रथम युद्ध में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में ले लिया। 16वीं शताब्दी के युद्धों में तोप और गोलाबारी का पहली बार प्रयोग हुआ। बाबर ने इनका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया था। यानी कि भर भर के इसने उपयोग किया था तोप और गोलाबारी का। बाबर एक अच्छा लेखक भी था। उसने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी है, जिसका नाम है तुजुक ए बाबरी, बाबरनामा जिसको कहते हैं। तो ये यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है, और ये याद भी हो जाएगा आपको आसानी से। बाबरनामा, ये बाबर ने ही अपने बारे में आत्मकथा लिखी थी। बाबर ने 1527 ईस्वी में खानवा के युग में राणा सांगा राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को हराया था। बाबर ने 1528 ईस्वी में चंदेरी में राजपूतों को भी हराया। बाबर ने 1529 में घाघरा के युद्ध में मोहम्मद लोदी यानी इब्राहिम लोदी का भाई, जो अफगानिस्तान को संगठित करने के लिए आया था, उसको भी पराजित कर दिया। बाबर की मृत्यु 1630 ईस्वी में आगरा में हुई। अपनी मृत्यु से पहले उसने दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित कर लिया था। अकबर ने बाबर के मकबरे को आगरा से काबुल स्थानांतरित करवाया था। इसने आगरा से कहाँ भेज दिया? काबुल। ठीक है। तो बाबर का बेटा कौन था? हुमायूं। ठीक है, तो हुमायूं। उसके बाद कौन आएगा भाई? हुमायूं आएगा, ये उसका बेटा था। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। प्रत्येक भाई को एक एक प्रांत मिला। उसके भाई मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। शेर खां ने हुमायूं को 2 बार पराजित किया, 1539 में चौसा में और 1540 में कन्नौज में। इन हार की वजह से उसको ईरान की ओर भागना पड़ गया। ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली। उसने 1555 ईस्वी में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु उसके अगले वर्ष ही एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। बाबर का बेटा हुमायूं और हुमायूं का बेटा अकबर। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में हुमायूं के प्रवास काल के दौरान अमरकोट में हुआ था। उसकी मां का नाम हमीदा बानो था। 1556 ईस्वी में 13 वर्ष की अल्प आयु में अकबर सम्राट बन गया। 1580 ईस्वी तक उसने बैरम खां के संरक्षण में शासन किया। राज्याभिषेक के बाद अकबर ने बैरम खां की सहायता से 1556 ईस्वी में पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू यानी कि विक्रमादित्य को पराजित कर दिया। ये विक्रमादित्य जो है वो एक उपाधि है, ठीक है।
1556 ईस्वी और 1570 ईस्वी के मध्य अकबर अपने संरक्षण बैरम खां और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया था। उसने सूरी और अन्य अफगानों, निकटवर्ती राज्यों मालवा और गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उजबेगों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। 1568 ईस्वी में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1569 ईस्वी में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया। अकबर ने 1570 ईस्वी और 1585 ईस्वी के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान शुरू किया। इन अभियानों के पश्चात उसने पूर्व में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अभियान चलाए, जिन्हें 1670 ईस्वी में मिर्जा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह ने और जटिल कर दिया था। 1685 से 1695 ईस्वी के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए गए। सफाविदों को हराकर कंधार पर कब्जा किया और कश्मीर को भी जोड़ लिया। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। दक्कन के अभियानों की शुरुआत हुई और बरार, खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्से भी उसने अपने शासन में यानी अपने राज्य में मिला लिए। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सेना राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ा गई। यही सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर कहलाया। ठीक है। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई। अकबर की नीतियाँ। प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए थे और इनका विस्तृत वर्णन अबुल फजल की अकबरनामा विशेषकर आईने अकबरी में मिलता है। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था, जिन्हें सूबा कहा जाता था। सूबा के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे, जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था, जो दीवान कहलाता था। वित्तीय मतलब जो पैसों की लेन देन से रिलेटेड था। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त था, जैसे कि बख्शी, सदर, फौजदार और कोतवाल। तो इनकी मदद से जो सूबेदार होते थे वो अपने सूबे में, अपने प्रांत में जो है कानून और व्यवस्था बनाए रखते थे। 1570 ईस्वी में अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था तो उसने उलेमा, ब्राह्मणों, जेसुइट पदारियों जो रोमन कैथोलिक के थे, जड़सूसत धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामलों पर चर्चा शुरू की। ये चर्चाएं इबादत खाना में हुई। अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्ति के धर्मों और रीति रिवाज में थी। यह ऐसा व्यक्ति था जो सभी धर्मों को मानता था। यह ऐसा कह लीजिए आप कि इसको किसी व्यक्ति के किसी भी धर्म से होने से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता था। इस विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी, जो विद्वान धार्मिक रीति और मतान्धता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन और असमंजस्य पैदा करती हैं। वे अनुभव अकबर को सुलह कुल का सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गए। अकबर अपने राज्य में शांति चाहता था, जिसके लिए उसने देखा कि भाई हमारे राज्यों में तो अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, जो आपस में भिड़ जाते थे कि मेरा धर्म बड़ा, कि मेरा धर्म बड़ा। तो अकबर चाहता था कि यहाँ के व्यक्ति जो है ना वो शांति से रहें। तो उसने क्या करा, सभी धर्मों के लोगों को समान तरह से उसने रखना शुरू कर दिया। मतलब धर्मों की वो इज्जत करता था, आप ऐसा कह सकते हैं, या आप ये कह लीजिए कि किसी भी व्यक्ति के किसी भी धर्म के होने से उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था या नहीं पड़ता था। उसके घर में मंदिर भी था, मस्जिद भी था, मतलब जो है अल्लाह की भी पूजा की जा रही थी, कृष्ण की भी पूजा की जा रही थी। तो इस तरह का सब कुछ था, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं थी। धर्म से लेकर के अकबर को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं थी। अबुल फजल ने सुलह कुल इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की। शासन के इस सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया था। जहांगीर का बेटा कौन था? शाहजहां। जी हाँ, वही शाहजहां जिसने ताजमहल बनवाया था। अब देखिए यहाँ पर बताया गया अकबरनामा और आईने अकबरी के बारे में। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा, जिसका शीर्षक है अकबरनामा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है, दूसरी में अकबर के शासनकाल की घटना, तीसरी जिल्द में आईने अकबरी। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन किया गया है। तो ये था अकबरनामा और आईने अकबरी के बारे में, जिसे किसने लिखा है? अबुल फजल ने। ये आप ध्यान रखेंगे। इसका बेटा कौन था? जहांगीर। ठीक है, जहांगीर का बेटा शाहजहां। अकबर का बेटा कौन? जहांगीर, जो क्या था? सलीम। तो जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। जहांगीर के काल में मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। इसके बाद सिखों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए, जो पूर्णतः असफल हुए। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, इसने विद्रोह कर दिया था।
राजकुमार क्या नाम था इसका? खुर्रम, जो आगे जाके क्या बन गया? शाहजहां। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने का प्रयास किया, जिसमें वो असफल रही। और नूरजहां की ही भतीजी थी मुमताज, ठीक है, जो शाहजहां की बेगम बन गई थी, यानी पत्नी बनी थी। जहांगीर ने निसार नामक सिक्के का प्रचलन किया। उसके शासनकाल में मुगल चित्रकला चरम उत्कर्ष पर थी। जहांगीर ने राज्य की जनता को न्याय दिलाने हेतु न्याय के प्रतीक सोने की जंजीर को अपने महल के बाहर लगवाया। जहांगीर ने फारसी में अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी की रचना की। जहांगीर के शासनकाल में प्रथम अंग्रेज मिशन कैप्टन हाकिंस के नेतृत्व में मुगल दरबार में आया। उसे व्यापार की अनुमति नहीं मिल सकी। सर टॉमस रॉ के नेतृत्व में दूसरा मिशन भारत आया, जो व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने में सफल रहा। सूरत में प्रथम व्यापार केंद्र की स्थापना की। 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो गई। इसके बाद इसका बेटा जो है वो राजा बना, जिसका नाम था शाहजहां, जिसका बचपन का क्या नाम था? खुर्रम। शाहजहां का विवाह नूरजहां के भाई आसिफ खां की पुत्री अर्जुन मंदबानो बेगम से हुआ, जो मुमताज महल के नाम से प्रसिद्ध हुई। ठीक है। शाहजहां के समय अफगान अभिजात खान ने जहां लोदी ने विद्रोह किया, किंतु वह पराजित हुआ। शाहजहां ने अहमदनगर के विरुद्ध अभियान शुरू किया, जिसमें बुलंदेलों की हार हुई और उस पर कब्जा कर लिया। शाहजहां ने उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज़बेकों के विरुद्ध अभियान शुरू किए, जो असफल रहा। परिणाम स्वरूप कंधार सफाविदों के हाथ में चला गया, यानी कि कंधार का जो इलाका था वो मुगल साम्राज्य के हाथ से चला गया। 1632 ईस्वी में अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। शाहजहां ने दिल्ली के निकट शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की और आगरा से राजधानी यहाँ स्थानांतरित कर दी। दिल्ली के शाहजहां ने सुरक्षा दुर्ग का निर्माण कराया, जो लाल किला के नाम से प्रसिद्ध है। इसी किले में उसने दीवाने आम एवं दीवाने खास का निर्माण भी करवाया। आगे है, शाहजहां ने आगरा में अपनी बेगम मुमताज महल के मकबरे का निर्माण कराया, जो कि ताजमहल के नाम से जाना जाता है। ताजमहल का निर्माण 1632 से लेकर के 1653 के बीच में हुआ। शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद तथा दिल्ली में जामा मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। 1637 से 1658 ईस्वी में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। इसमें औरंगजेब की विजय हुई तथा दारा शिकोह समेत उसने अपने तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर दिया गया था। किसने करवा दिया था? औरंगजेब ने। ये इसका बेटा था। इसके बाद है औरंगजेब। ये मुगलों का आखिरी शासक था। औरंगजेब सिंहासन पर बैठने से पहले दक्कन का गवर्नर था। सम्राट बनने के उपरांत औरंगजेब ने जनता के आर्थिक कष्टों के निवारण हेतु राहदारी यानी कि आंतरिक पारगमन शुल्क और पानदारी व्यापारिक चुंगियां आदि को समाप्त कर दिया था। उसने उलेमा वर्ग की सलाह के अनुसार इस्लामी ढंग से राज किया तथा गैर मुस्लिम जनता पर जजिया कर लगा दिया। इसके बारे में हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है। उसने हिंदू त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मनाए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। अपने व्यक्तिगत चारित्रिक गुणों के कारण औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब ने 1663 ईस्वी में उत्तर पूर्व के अहमों को पराजित किया, परंतु उन्होंने 1680 ईस्वी में पुनः विद्रोह कर दिया। औरंगजेब के काल में उत्तर पश्चिम में यूसुफजई और सिखों के विरुद्ध अभियानों को अस्थायी सफलता मिली। मारवाड़ के राठौर राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। इसका कारण था उनकी आंतरिक राजनीतिक और उत्तराधिकार के मामलों में मुगलों का हस्तक्षेप। वीर शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैद खाने से भाग निकले। उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाए। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला। अंततः वह सफाविद ईरान भाग गया। अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी। 1685 ईस्वी में बीजापुर और 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया। 1698 ईस्वी में औरंगजेब ने दक्कन में मराठों जो छापामार पद्धति का उपयोग कर रहे थे, इसके विरुद्ध अभियान का प्रबंध स्वयं कर लिया था। यानी कि इसने स्वयं यानी खुद से ही इसके विरुद्ध जो है काम करना शुरू कर दिया था। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों और सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोमों और दक्कन में मराठों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। उसकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए युद्ध हो गया था। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई। उसका मकबरा औरंगाबाद में स्थित है और ये आखिरी मुगल शासक भी था, ठीक है।
ये आपको इम्पोर्टेंट जो है याद रखना है। तो ये जो चैप्टर था जिसका नाम था साम्राज्य का निर्माण, जो कि अध्याय 14 था इतिहास का, ये यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था वीडियो की शुरुआत में ही कि इससे पहले और बाद की वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो आप उसे जा कर के ज़रूर देखें। इनके अलावा हमारे चैनल पर और भी तरह की वीडियोस जो हैं वो अवेलेबल हैं, तो आप उन्हें भी देखें। अगर आपको अच्छी लगती है तो उन्हें आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।